नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM गुजरात। गुजरात लॉबी की दिन रात चरण वंदना करके अंजना ओम कश्यप को बड़ा भारी पड़ गया और उससे भी भारी इंडिया टुडे ग्रुप को पड़ गया। पूरे देश में जो फैयत हो रही है, 4PM पर मुकदमा करके जो फैयत हो रही है, वो इंडिया टुडे ग्रुप ने कभी सोचा नहीं था। आज तक जैसा चैनल जो कभी बहुत अच्छी पहचान रखता था, अब सुधीर चौधरी और अंजना ओम कश्यप का चेहरा बन गया, तो दिन रात नफरत की खेती करते हैं। अभय दुबे जी से मैंने पूछा कि 4PM से इतनी चिढ़ क्यों? कभी मोदी जी पहलगांव के मुद्दे पे बंद करा देते हैं, कभी ईरान के मुद्दे पे बंद करा देते हैं, और अब गोदी मीडिया भी हमें बंद करा रहा है। सुनिए क्या कहा अभय जी ने, और उन सांसदों के लिए क्या कहा जो कल तक ममता बनर्जी की चप्पल उठा के चलते थे और अब बीजेपी के चरणों में जाके बैठे। सुनिए पूरी बातचीत। 4PM में बहुत बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। आप ज्योतिष को मानते नहीं है, लेकिन मेरे ज्योतिषाचार्य जी आएंगे तो मैं उनसे पूछूंगा। लेकिन आप सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत समझते हैं चीजों को, और राजनीतिक दृष्टिकोण से मुझसे 1000 गुना ज्यादा समझते हैं। मैं ये नहीं समझ पाता कि मुझ में ऐसी कमी क्या है, जो आ रहा है वो थप्पड़े आके चला जा रहा है। पहलगांव के मामले में सबने सवाल पूछे कि भैया सरकार कहाँ सोई हुई थी, गृह मंत्री इस्तीफा दो, लेकिन मोदी जी ने चैनल बंद कराया मेरा, ये कह के कि मैं एंटी नेशनल हूँ। ईरान के मसले पर हर चैनल बात कर रहा था, जो अच्छा चैनल है वो बात कर रहा था भाई हमें ईरान का साथ देना चाहिए। मोदी जी ने सिर्फ मेरा बंद कराया कि ये एंटी नेशनल है, इसको बंद करो। चलो, सरकार मेरे खिलाफ कार्रवाई कराती रहती है, कभी ईडी कराएगी, कभी ईओडब्ल्यू कराएगी, कभी इनकम टैक्स कराएगी, कभी हमला कराएगी, कभी मकान खाली कराएगी। ये सब चीजें तो करती रहती थी। मैं सरकार से मानता था कि सरकार को मैं पसंद नहीं आता। शक्ल भी मेरी इतनी अच्छी नहीं लगती होगी सरकार को, कपड़े भी थोड़े रंग बिरंगे पहनने लगो तो और बुरा लगता हूँ उनको। लेकिन अब ये गोदी मीडिया भी मेरे पीछे पड़ गया। अब बताइए, टीचरों की खान सर की और अंजना ओम कश्यप की लड़ाई चल रही थी। सबने वीडियो बनाया। खान सर चूंकि गरीबों को पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं, छात्रों नौजवानों के साथ खड़े रहते हैं, तो सबने 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 ये कहा कि भाई ये तो गलत कर रही है अंजना ओम कश्यप, ऐसा नहीं करना चाहिए। अकेले मैंने तो कहा नहीं, लेकिन अंजना ओम कश्यप ने मुकदमा कर दिया मेरे ऊपर। टीचरों को किया, मेरे ऊपर कर दिया। हाई कोर्ट में सुनवाई थी, हमारे वकीलों ने, उनके वकीलों का कहना था भाई बड़ी धमकी मिल रही है अंजना ओम जी को। ये खराब बात है, धमकी किसी को नहीं देनी चाहिए, परिवार पे बिल्कुल नहीं आना चाहिए। लेकिन अभय जी, हमें तो 11 साल से हर तीसरे दिन धमकी देती है। अभी 5 दिन पहले मैं आपके साथ बात कर रहा था, एक आदमी ने, गोरखपुर वाले ने, उसने रिकॉर्ड करके गला काट देंगे, उसने शमशान की जगह भी बता दी जहां वो मुझे दफन करने वाला है। कह रहा है तुम हिंदू विरोधी हो। तो हमें तो मिलती है, हम तो कभी रोते हुए अदालत पहुंचे नहीं कि साहब गुना, हम ये वीडियो हटवा दिए, धमकी मिल रही है। दूसरी बात कि आप लोगों पे हमेशा हमला करती रही, आप चैनल पे हिंदू मुसलमान करते रहे, 2000 के नोटों पे आपका चैनल चिप निकालता रहा, तिहाड़ी रिटर्न को आपके चैनल ने चेहरा बनाया, लोगों की भावनाएं आहत हुई तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। आपके ऊपर अगर लोगों ने कहना शुरू कर दिया तो चैनल पे बुला बुला के जो पैनलिस्ट हैं उनसे कहा भाई ये पहले हमारे चैनल पे आके कहो कि हम सही है, खान सर गलत है, तब हम तुम्हें डिबेट में बुलाएंगे। और डिबेट में बुलाने में पैसे मिलते हैं, तो बेचारे वो लोग भी जो पैनलिस्ट थे उन्होंने भी कहा कि भाई अंजना जी सही है। लेकिन आज तक की फजीयत बहुत हुई। मुझसे नाराज इसलिए हो गई अभय जी, मुझे जहां तक लगा कि मैंने कहा कि शिक्षकों से एक आह्वान कर दिया। होता क्या है अभय जी, मैगजीन में विज्ञापन छपते हैं इंडिया टुडे में, ये मुख्यमंत्री नंबर 1, और मैं 101% डंके के चोट पे दावे के संग कह सकता हूं, और चैनल बंद कर दूंगा, इतना बड़ा दावा कर सकता हूं कि उसके पीछे करोड़ों की डील होती है। इंडिया टुडे को आरएनआई के जो रेट होते हैं उनसे परे जाके करोड़ों के विज्ञापन दिए जाते हैं। शिखर सम्मेलन होते हैं लोगों को, उसमें करोड़ों के विज्ञापन विभाग सरकार देता है। मैंने शिक्षकों से इतना आह्वान कर दिया कि ये जो चैनल वाले तुम्हें 2 कौड़ी का कह रहे हैं, तो देश भर के शिक्षकों तुम आरटीआई डालो। उत्तराखंड में हारा हुआ विधायक मुख्यमंत्री बन जाता है, और वो गोदी मीडिया के एंकरनियों को जो दिन भर हिंदू मुसलमान का नफरत करते हैं, उनके 1000 करोड़ रुपए देता है कुछ सालों में। कितना पैसा, टैक्स का पैसा। तो मैंने बस ये आह्वान कर दिया कि जरा आज तक वालों की जन्म पत्री निकाल लो, हर जगह आरटीआई करो, पूछो कि पिछले कुछ सालों में इन गोदी मीडिया के एंकरों को, चैनलों को कितना पैसा दिया। और मैंने तो एक ये मांग करी है, और सुप्रीम कोर्ट तक मैं मांग करूंगा, जल्दी करूंगा, मेरे वकील हैदर परमिशन देंगे, कि मीडिया को सरकार जितना पैसा देती है वो एक फोरम पे, वेबसाइट पे आना चाहिए। हमें पता चलना चाहिए कि इंडिया टुडे अगर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को नंबर 1 श्रेष्ठ बता रहा है, तो तमिलनाडु से माल कितना कमाया उसने, शिखर सम्मेलन पे कौन सरकार किसको कितना पैसा दे रही है। ये हजारों हजारों करोड़ रुपए अगर गोदी मीडिया में बट रहा है, तो टैक्स नौजवानों से कह रहे हो कि पकौड़ा तलो, उनको अग्निवीर में पेंशन के पैसे नहीं है, और मीडिया को हजारों करोड़ रुपए दोगे। तो मैंने ये आह्वान कर दिया, अंजना ओम जी ने मुकदमा कर दिया, न्यायालय ने आज
कहा कि 17 तारीख को सुनवाई करेंगे, और बात तो सही है, ऐसी वीडियो तो हटानी चाहिए। लेकिन ये गंभीर विषय है अभय जी, पूरे प्रकरण पे आप बताइए मैं कहाँ गलत हूँ, क्यों मेरे को हर आदमी इस पूरे प्रकरण में आपकी ये जो मांग है कि जो व्यावसायिक टीवी खबरिया चैनल हैं, उनको जितने सरकारी विज्ञापन मिलते हैं, एक तो उसमें कितना पेमेंट, कितना भुगतान हो रहा है, वो फिगर, वो अंक सबके सामने आना चाहिए, नंबर एक बात। दूसरे, उन राज्य सरकारों से या उन सरकारी विभागों से पूछा जाना चाहिए कि इन विज्ञापनों को देने का औचित्य क्या है, इन विज्ञापनों के देने से कौन सा सार्वजनिक हित जो है ना वो सिद्ध हुआ है। दूसरे, टीआरपी सिस्टम के जरिए या किसी और सिस्टम के जरिए ये भी पता लगाया जाना चाहिए कि जब वो लंबे लंबे उबाऊ और कभी ना खत्म होने वाले विज्ञापन दिखाए जाते हैं, सबसे ज्यादा ये तो उत्तर प्रदेश सरकार भी बहुत बड़े बड़े विज्ञापन देती है, विपक्षी दलों की सरकारें भी बहुत बड़े बड़े विज्ञापन देती हैं, मैं केवल कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, ये पंजाब की भगवंत मान सरकार भी बहुत बड़े बड़े विज्ञापन देती है, बहुत 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 सरकारें विज्ञापन देती हैं। तो आखिरकार जो दर्शक है वो क्या इन विज्ञापनों को देखता भी है? कितनी देर तक इन विज्ञापनों के बारे में रहता है, विज्ञापनों पर रहता है? ये ऐसा तो नहीं है जैसे विज्ञापन शुरू होते हैं उनको टीवी को वो म्यूट कर देता है, साइलेंट कर देता है। मेरा मानना है कि अखबारों में छपने वाले एक एक पेज के विज्ञापन, जो कभी कभी तो अखबार की शुरुआत से ही शुरू हो जाते हैं, और एक किसी दिन जो है वो बधाइयों के, वो फलाना दिन है, प्रधानमंत्री को बधाई, मुख्यमंत्री को बधाई, प्रधानमंत्री की बड़ी तस्वीर, मुख्यमंत्री की छोटी तस्वीर, इतने बड़े पैमाने पर जो अरबों खरबों की पूंजी की लागत से चलने वाले मीडिया संस्थान हैं, चाहे वो अखबार हों, चाहे वो ये गोदी मीडिया कहे जाने वाले चैनल हों, इन सब के ऊपर जनता का धन बुरी तरीके से लुटाया जाता है। इसका सोशल ऑडिट होना चाहिए, इसको अदालत में भी खींचा जाना चाहिए, इनके ऊपर एक श्वेत पत्र भी जारी किया जाना चाहिए। और ये बहुत आसान काम है, इसका मैं आपको विधि बताता हूं। आप किसी एक बुद्धिमान और अध्यवसायी रिसर्च स्कॉलर को नियुक्त कीजिए, आप या कोई भी संस्था नियुक्त करें, जरूरी नहीं आप ही नियुक्त करें, नियुक्त कीजिए, और वो बड़े आराम से पिछले दो साल या पिछले 1 साल में टीवी चैनलों को और अखबारों को मिलने वाले सरकारी विज्ञापनों की लिस्ट बना सकता है। उसके बाद में उसका आरटीआई डालिए कि इन विज्ञापनों का कितना भुगतान हुआ है, उसके बाद में किस रेट से उनका भुगतान हुआ है, और जो सामान्य व्यावसायिक विज्ञापन इनके यहाँ जाते हैं, जैसे मान लो फ्रिज का विज्ञापन जा रहा है, मोटरसाइकिल का जा रहा है, कार का विज्ञापन जा रहा है, या मान लीजिए गुटखे का विज्ञापन जा रहा है, जो व्यावसायिक विज्ञापन है, उन व्यावसायिक विज्ञापनों का किस रेट से भुगतान होता है। इस थोड़ी सी जांच पड़ताल से स्पष्ट हो जाएगा कि सरकारी विज्ञापन इन मीडिया संस्थानों को बाकायदा रिश्वत के तौर पर प्राप्त होते हैं। ये एक रिश्वत है जिससे मीडिया संस्थानों को लगातार जिसे कहते हैं नहीं, लगातार इनको खिलाई जाती है रिश्वत, ताकि ये उन सरकारों का और उन नेताओं का समर्थन कर सकें, उन पार्टियों का समर्थन कर सकें। जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है वो अपना विज्ञापन सबसे ज्यादा देता या देती है, ये स्थिति है। और पार्टियों में देखा जाए तो सबसे ज्यादा विज्ञापन आपको भारतीय जनता पार्टी का मिलेगा, अनाप शनाप। भारतीय जनता पार्टी की राज्यों में सबसे ज्यादा सरकारें हैं, सबसे ज्यादा विज्ञापन उन्हीं की तरफ से मिलेगा। विपक्ष की सरकारें भी कम है, इसलिए विपक्ष के विज्ञापन भी कम मिलेंगे। लेकिन इस मामले में मैं कहूंगा कि जब भी विपक्ष की सरकारों को भी मौका मिलता है, उन्होंने भी यही रवैया अख्तियार कर रखा है जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने अख्तियार कर रखा है। तो अंजना ओम कश्यप ने आपके ऊपर जो मुकदमा किया है मानहानि का, उसका फैसला तो अदालत दे देगी, और अदालत क्या फैसला देगी इसका मैं अभी से पूर्वानुमान लगा सकता हूँ। और इस तरह के मुकदमे किस तरफ जाते हैं मुझे भी पता है, कुछ आपको भी पता है। थोड़ा मुकदमा लड़ना पड़ता है, तारीख पे जाना पड़ता है, वो एक झंझट है, लेकिन मामला वो क्या होगा हम लोगों को पता है। उसके बारे में अभी चर्चा करने की जरूरत नहीं है कि मामला अदालत के विचाराधीन है, सब जुड़े से। तो इसका एक हम लोग लाभ उठा सकते हैं, और उससे मीडिया की साख बेहतर होगी, और सोशल मीडिया की साख इससे और भी ज्यादा बेहतर होगी कि सोशल मीडिया ने ये पूरा जो घोटाला है सरकारी विज्ञापनों को, इसको उजागर किया। मुझे एक बात बताइए अभय सर, कि ये जो विज्ञापन मिलते हैं, क्या इसी बात के लिए मिलते हैं कि अपने चैनलों पर तुम लोग हिंदू मुसलमान फसाद करते रहो, अब्दुल की चूड़ी टाइट करते रहो,
देश में नफरत का माहौल बनाते रहो, बेरोजगारी पे बात मत करो, किसान पे बात मत करो, महंगाई पे बात मत करो। क्या पीछे यही खेल होता है? भाई मेरा तो मानना ये है कि ये सारी की सारी चीजें जब से मोदी सरकार ने मीडिया को कैप्चर किया है, मीडिया को कैप्चर करने के बाद में मोदी सरकार और उसके कुछ रणनीतिकार ही तय करते हैं कि ये अखबार क्या लाइन लेंगे और ये जो खबरिया चैनल हैं ये क्या लाइन लेंगे। देखिए मैं भी इन तमाम चैनलों पे बहुत जा चुका हूं, अब मैंने जाना कम कर दिया है, ना के बराबर ही कर दिया है, क्योंकि मैं अपना भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाता हूं। लेकिन 4PM पर आप अभी भी जब जाते हैं तो देश की सबसे बढ़िया बहस संदीप चौधरी के साथ जाते हैं। देश सुनता है संदीप चौधरी को भी और आपको भी। जी जी हाँ, मैं संदीप के यहाँ जाता हूँ और लेकिन बाकी जगह जाना मैंने ना के बराबर ही कर दिया है। उसका कारण ये है कि समय उतना नहीं मिलता और मुझे बुलाने से शायद वो लोग परहेज भी करते हैं। उन्हें लगता है कि इसको बुलाने से उनकी गोटी जो करना चाहते हैं लाल वहां पर नहीं हो पाएगी उस तरीके से। मैं कुछ ना कुछ उनके लिए एक समस्या ही पैदा करूंगा। और जबकि ये सभी चैनल जो हैं और जो गोदी मीडिया के कई एंकर हैं वो सब मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, अपने कार्यक्रम में बहुत बार बोला भी, एक आध बार नहीं, मतलब मैं कहता हूँ 50-50 100 बार बोला चुके होंगे कम से कम ये। तो लेकिन अब ऐसी स्थिति वहां बन गई है कि वहां जाने का भी अब कोई लाभ नहीं रहा। आपके लिए अपनी बात कहने के उत्तरोत्तर वहां मौके कम होते जा रहे हैं, क्योंकि वो पूरी जो एक सांप्रदायिक राजनीति और सांप्रदायिक प्रचार है, मुसलमान विरोधी घृणा और अल्पसंख्यक विरोधी घृणा का जो प्रचार है, जिस तरीके से वो पूरा एजेंडा चलाया जाता है, उस एजेंडे में हमारे जैसे आपके जैसे लोगों की जगह कहाँ है? आप जाके कुछ कह सकते हैं, लेकिन उसमें एंकर वही होता है, एक और व्यक्ति बैठा होता है, जिसे विश्लेषक के तौर पर पेश किया जाता है, वो भी भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का होता है। भारतीय जनता पार्टी का अपना प्रवक्ता होता ही है, कोई एक संघ विचारक के नाम से भी एक व्यक्ति बैठा दिया जाता है। तो 6 लोगों की मंडली में कम से कम 4 या 5 लोग ऐसे होते हैं जो एक तरफ के होते हैं, बाकी 2 लोग जो होते हैं वो दूसरे तरफ के होते हैं। तो ये स्थिति होती है, इसलिए उसका कोई मतलब नहीं है। मीडिया पूरी तरीके से कैप्चर किया जा चुका है। सरकार जो नैरेटिव चलवाना चाहती है उस नैरेटिव को वो चलाता है। अब देखिए 6 तारीख को जबकि काकरोचों का प्रदर्शन था जंतर मंतर के ऊपर, तो आप जितने भी चैनल है सब देख लीजिए, क्या किसी ने उस खबर को दिखाया? जैसे कि कोई घटना ही ना हो, बिल्कुल एकदम। कितनी महत्वपूर्ण घटना है। अच्छा चलिए, आपको लोगों छोड़े, मुद्दा तो महत्वपूर्ण उठा रहे थे। वो मुद्दा क्या उठा रहे थे? वो मुद्दा यही तो उठा रहे थे कि भाई जो शिक्षा व्यवस्था में जो गड़बड़ है, प्रतियोगी परीक्षाओं में जो गड़बड़ है, सीबीएसई के अंदर जो घोटाला है, जी में जो घोटाला है, नीट में जो घोटाला है, उस घोटाले की जिम्मेदारी तय की जाए और मोदी जी को चाहिए कि वो अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लें, उनसे जवाबदेही करें। मोदी सरकार एक जवाबदेह उत्तरदायी सरकार बने, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बने मोदी सरकार। ये ऐसी बातें करने वाली हमें सरकार नहीं चाहिए कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, चाहे मंत्री काम करे चाहे ना करे। यही तो बात उठा रहे थे। एक पत्रकार की एक साधारण जिम्मेदारी है कि भाई वो इस मुद्दे का समर्थन करे। मतलब अभिजीत दीपके का चेहरा उन्हें नापसंद है मान लीजिए, या अभिजीत दीपके का इतिहास नापसंद, कह दीजिए भाई ये आदमी हमें नापसंद है, ये आदमी गड़बड़ है, हम इसको संदेह कर। देखिए इतने लोग जो आए हैं इसके कार्यक्रम में, ये एक सही मुद्दे के ऊपर आए हैं। भीड़ उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, भीड़ कम या ज्यादा हो सकती है, मुद्दा महत्वपूर्ण है और उस मुद्दे का समर्थन सब पत्रकारों को करना चाहिए, जो इन लोगों ने नहीं किया, क्योंकि सरकारी पार्टी ये चाहती थी कि ये लोग ना करें। अबे जी, आप मेरे आइडियल इंसान रहे हैं, अब से नहीं सालों से रहे हैं। मैं मानता हूं कि पत्रकारिता में अगर मैं पहले 5 लोगों में श्रेष्ठता में गिनती करूंगा तो आप मेरे फेवरेट रहे हैं। आपने दर्जनों किताबें लिखी हैं, पिताजी आपके बेश्रेष्ठ पत्रकार, सामाजिक सरोकारों से आप जुड़े रहे हैं, आप इमरजेंसी में जेल गए हैं और राजनीति को सामाजिक पहलू का बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वो इंडिया टुडे, वो आज तक, एसपी सिंह जिसका चेहरा हुआ करते थे, पत्रकारिता के आइडियल स्तंभ हुआ करते थे। अब उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि 35% देश की आबादी एक तरफ है जो बीजेपी को चुनती है और 65% देश की आबादी वो है जो बीजेपी को वोट नहीं करती, भले वो बिखरी हुई हो। खान सर की कोचिंग में अब फायर ब्रिगेड वाले भी जा रहे हैं उनके अस्पताल में, अब नापजोप करने वाले भी हैं, क्योंकि वो नौजवानों की बात कर रहा है, वो छात्रों की बात कर रहा है, वो बेरोजगारी के मुद्दे पे बोल रहा है, वो ईरान के मुद्दे पे बोल रहा है। नाम में अगर मुसलमान है तो
सलमान, वो शाहरुख खान की पिक्चर आई थी, तो वही वाली बात है, बट आई एम नॉट ए टेररिस्ट। तो आप ये आज तक जैसे चैनल को नहीं समझ आ रहा, पहली बार मैंने देखा फंस गया है चैनल। अब अगर इनको ये समझ नहीं आ रहा कि देश की 65% आबादी को ये समझ में आ गया कि ये सिर्फ गोदी मीडिया का चैनल है, दिन भर ये एंकरियां नफरत का प्रोपेगेंडा मचाते हैं, आज से हम इस चैनल को देखना बंद कर रहे हैं। अगर ये बॉयकॉट शुरू हो गया तो इस चैनल पे ताले पड़ जाएंगे, अरुण पुरी जी के लंबे चौड़े इतिहास को कूड़े के ढेर में फेंक दिया जाएगा। आने वाला समय भी लिखा याद करेगा कि कोई चैनल ऐसे तबाही हुआ। अगर ये 65% के दिमाग में आ गया चैनल को नहीं देखना है, आपको लगता है ये बात सच हो सकती है? लोग चैनल देखना बंद कर सकते ये हैं? प्रवृत्ति पहले से ही बल पकड़ रही है। आप जो बात कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अचानक घटित होगी और 65% लोग एक वक्तव्य जारी करेंगे कि भाई आज तक चैनल नहीं देखना है या दूसरा कोई चैनल नहीं देखना है, ऐसा नहीं। लेकिन ये प्रवृत्ति जो है पहले से ही बल पकड़ रही है। इन लोगों को इन लोगों की साख सार्वजनिक जीवन में गिर गई है। जो लोग समाचार और विश्लेषण चाहते हैं, देखिए पत्रकारिता के बहुत से कर्तव्य हैं। एक कर्तव्य पत्रकारिता का उन बहुत से कर्तव्यों में ये भी है कि वो सरकार और सरकार के कामकाज को आलोचनात्मक दृष्टि से देखे। और आलोचना का मतलब निंदा नहीं है, आलोचना का मतलब है समीक्षा करना। ये उसका दायित्व है। इन लोगों ने इस दायित्व को त्याग दिया है। ये लोग हमेशा से ऐसे नहीं थे। मैं अंजना जी को भी जानता हूं और पत्रकारों को भी जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं कईयों को। और पहले जिस तरह की वो बातें किया करते थे, आजकल वो जिस तरह की बातें किया करते हैं, दोनों में काफी फर्क है। देखिए, मोदी जी 2013 में, 2014 में, 2015 में ये जो पत्रकारिता में परिवर्तन आया है, जो गोदी मीडिया वाली चीज पैदा हुई है और जिस तरीके से मीडिया स्पेस को कैप्चर किया गया है, ये चीज 2019 के बाद घटित हुई है। 2000 पहले कोशिश की जा रही थी, लेकिन 2019 के बाद सरकार इस कोशिश में कामयाब हो गई। तो इन्होंने देशभक्ति, राष्ट्रवाद और हर चीज का मतलब जो है सरकार बना दिया। ये सब लोग गोदी मीडिया का एक दूसरा नाम है सरकार परस्ती। सरकार की गोद में बैठे हुए हैं, सरकार परस्ती। अगर आप गोदी मीडिया नहीं कहना चाहते, गोदी तो हम लोगों के मित्र रवीश का दिया हुआ नाम है, लेकिन आप नहीं कहना चाहते तो उसको आप सरकार परस्ती कह सकते हैं। ये लोग हर सरकार जो कहती है वो ठीक है, और जो सरकार की आलोचना करते हैं उनको ये लोग तिरछी निगाह से देखते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं या उनकी हेठी करते हैं। ये इन लोगों का रवैया है। और विपक्ष चूंकि सरकार की आलोचना करते हैं, इसलिए विपक्ष के लिए सुपाड़ी लिए रहते हैं। ये बिल्कुल इसी तरीके से सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं सब। तो इस चक्कर में एक नुकसान भी हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान ये हुआ है कि पूरा जैसे कहते हैं ओपिनियन का, यानी जनमत का ध्रुवीकरण हो गया। ये लोग सरकार के पक्ष में खड़े हो गए। तो उस प्रतिक्रिया में क्या हुआ है कि जो लोग सरकार की आलोचना करना चाहते हैं, तो उनकी आलोचना भी कुछ ज्यादा हो गई है। वो थोड़ा सा आलोचना, हर बात पे आलोचना होने लगी है। और उसकी एक ये भी वजह है कि सरकार इतनी घटिया चल रही है संजय जी। मुझे आश्चर्य होता है, अगर मैं सरकार की प्रशंसा आज करना चाहूं, किसी मुद्दे पे सरकार की वाहवाही करना चाहूं, तो मुद्दा वो ढूंढे नहीं मिलेगा। आप एक एक मंत्रालय को देखते जाइए, इनके सारे के सारे मंत्रालय पूरी तरीके से ढक्कन है। अच्छा, अब आप एक छोटा सा उदाहरण बताऊं आपको। आज एक अखबार के पहले पन्ने पे पीयूष गोयल का वक्तव्य है। पीयूष गोयल कह रहे हैं, उस वक्तव्य का हेडिंग क्या है? उस वक्तव्य का उसका हेडिंग है, ये सुपर 301 कानून है अमेरिका, इसके बारे में चिंता मत कीजिए, हम लोग उसको इससे डील कर लेंगे, निपट लेंगे इससे। अच्छा, अब ये बयान है मुझे। अब आप सोचिए, सुपर 301 में अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिका कह रहा है सुपर 301 के तहत हम भारत के ऊपर 12.5% टैरिफ लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये एक खास तरह के श्रम का शोषण करते हैं। चूंकि उन्होंने श्रम का शोषण करना बंद नहीं किया है, तो दंड स्वरूप हम इनके ऊपर 12.5% टैरिफ लगाएंगे। अच्छा, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ये कह रहे हैं कि ये चिंता की बात नहीं है अमेरिका का ये कहना, हम लोग इससे निपट लेंगे। यानी अमेरिका को समझा लेंगे, या कोई हम पतली गली निकाल लेंगे, या हम बच के निकल जाएंगे इससे। ये टैरिफ हमारे ऊपर प्रभावी नहीं होगा, कुछ हम उससे कह लेंगे 12.5 थोड़ा कम करवा देंगे। मतलब कई तरह के हथकंडे का इस्तेमाल करके हम इस समस्या से निजात पा लेंगे। इसलिए आप लोग चिंता न करें, सारे देश को वो आश्वस्त कर रहे हैं। आप सोचिए,
ये इस तरह का जो 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 भारत का वाणिज्य मंत्री ये जो आश्वासन दे रहा है, ये आश्वासन कितना अपमानजनक है। आप ये खड़े होकर स्पष्ट रूप से ऊंची आवाज में ये क्यों नहीं कह सकते कि हम किसी के श्रम का शोषण नहीं कर रहे। हमारे सही यहाँ बात है। कानून, हम उन कानूनों के तहत इस तरह के श्रम के शोषण की इजाजत नहीं देते, और अगर कहीं ऐसी बात हो रही है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं और करेंगे भी कार्रवाई। भारत एक बहुत बड़ा देश है, इसमें किसी भी कानून को लागू करने में कुछ दिक्कतें आती हैं, कुछ समस्याएं आती हैं, कुछ गैप रह जाते हैं, कुछ अंतराल रह जाते हैं। हम लोग लेकिन इन कानूनों के लिए प्रतिबद्ध हैं, हम इनका पालन करेंगे। इसलिए हमारे ऊपर इस तरह का इल्जाम लगाना उचित नहीं है। ये इल्जाम तथ्यों से परे है। ये वो अमेरिकी सरकार के सामने क्यों नहीं साफ तौर पर कह सकते? लेकिन इस प्रकार की लाग लपेट करके, इस प्रकार की चालाकीपूर्ण बात करके आप, और ये दिखा के कि हम कुछ तिकड़म करके, प्रबंधन करके निकल जाएंगे इस चक्कर से, ये भारत का अपमान करवा रहे हैं। तो पत्रकार लोग जो हैं ये सवाल उनसे क्यों नहीं पूछ रहे जो मैं आपके सामने कह रहा हूं इस वक्त? ये सवाल पीयूष जी से क्यों नहीं पूछा जा सकता? मेरा प्रश्न ये है। बिल्कुल ठीक बात है ये, और ये पूछना चाहिए क्योंकि ये मुद्दे ऐसे हैं जिसे बात होनी चाहिए, लेकिन कोई करता नहीं है। और क्यों नहीं करता ये आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं कि क्यों नहीं करता। मैं अब एक दूसरी बात करना चाहूंगा कि लोकतंत्र इस देश में कहां बच रहा है। आप सोचिए कि स्थिति ऐसे हो गई है कि आप किसी को चुनते हैं कि वो सेकुलर है और वो पंचों में कम्युनल हो जाता है, उसकी विचारधारा खत्म हो जाती है। ममता बनर्जी के जिन सांसदों ने आज भाजपा के नेताओं से बात की होगी, तमाम गिरगिटों को अपने ऊपर शर्म आई होगी। जो ममता की चप्पल उठा के चलते थे, आज वक्त पलटते ही पलट गए। और लोकतंत्र में क्या खामी है कि एक बड़ा तबका टूटेगा तो दल बदल स्वीकार हो जाएगा, बीजेपी तो ताक पे रहती है। क्या वक्त नहीं आया कि जनता को ये सड़कों पे आके तय करना पड़ेगा गांधीवादी तरीके से कि अगर हमने अभय जी को वोट दिया है कि वो सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ेंगे, तो उन पार्टियों के पास नहीं जाएंगे जो कम्युनल, किसी पार्टी के पास नहीं जाएंगे। हमने अभय जी को दिया है कि वो संजय शर्मा पार्टी में चुने गए, इसलिए हम उस पार्टी को देंगे। नैतिकता वैतिकता नेताओं के अंदर कहीं बची नहीं है, खून पानी हो गया, कोई शर्म बची नहीं है। ये दल बदल विरोधी कानून के अंदर तो बहुत घपले हैं और इसके ऊपर बहुत चर्चाएं हो चुकी हैं, काफी विद्वत्तापूर्ण चर्चाएं भी हुई हैं। वो सब चर्चाएं फाइलों में बंद हैं। इसके अंदर एक सुधार होना चाहिए इस कानून का, लेकिन वो उसके ऊपर, उसके बारे में कोई सोचता नहीं है। जो हम लोगों की जो दलीय प्रणाली है, जो पार्टी प्रणाली है, जो पार्टी सिस्टम है हमारे यहाँ, और पार्टी सिस्टम का संसद या विधायिकाओं में बहुमत बनाने से जो संबंध है और उसकी जो संवैधानिक स्थिति है, इन सबको ध्यान में रखते हुए जयप्रकाश नारायण ने 1974 में जो उनका आंदोलन हुआ था, उसमें उन्होंने एक नारा दिया था। वो नारा था राइट टू रिकॉल, वापसी का अधिकार, प्रतिनिधि वापसी का अधिकार नारा दिया था। और इस नारे को, ये नारा उन दोनों सबसे ज्यादा लोकप्रिय नारों में से एक था। एक नारा था सिंहासन खाली करोगे जनता आती है, और दूसरा ये था कि हम, अगर प्रतिनिधि हमारा ठीक काम नहीं करेगा और वो जो उसने वायदे किए थे उन वायदों को पूरा नहीं करेगा, और अचानक वो अपना रूप बदल लेता है गिरगिट की तरीके से, जैसा कि आपने कहा गिरगिटों को शर्म आ रही होगी, तो हमें उसकी वापसी का अधिकार होना चाहिए। उसके तौर तरीके और उसकी संहिताएं बननी चाहिए, उसका कानून पास होना चाहिए। बहुत दिनों तक 1974, 75, 76, 77, 78, 80 तक ये नारा जो है वो हवाओं में गूंजता रहा। ये छात्रों और नौजवानों का जो लोकतंत्र की क्वालिटी और क्वांटिटी को बढ़ाना चाहते थे, उनका बड़ा प्रिय नारा था। आज ये नारा नहीं लगाया जाता है। मुझे तो लगता है कि आज फिर से इस नारे को लगाने की जरूरत है। राइट टू रिकॉल अगर हो जाए ना, तो फिर ये सब जो गड़बड़ियां होती, लोग भूल जाएंगे इसको। अच्छा, आप बताइए, काकरोच जनता पार्टी का जो वो है घोषणा पत्र है, पांच सूत्री घोषणा पत्र है, उसमें भी तो एक सूत्र है ये। बिल्कुल है। जनता पार्टी की जो लोकप्रियता हुई, मतलब ऑनलाइन लोकप्रियता हुई, उस लोकप्रियता के रहस्य तो 5 सूत्रों में निहित है। उसमें भी तो है ये। बिल्कुल सही, उसमें यही आ रहा है। तो राइट टू रिकॉल, प्रतिनिधि वापसी का, और इसके साथ ये भी जुड़ जाता है कि हमारा प्रतिनिधि को कैसा हो, उसकी क्वालिटी कैसा हो। जो व्यक्ति हमारे प्रतिनिधि होने का दावा करने के लिए चुनाव लड़ रहा है, और मान लीजिए वो 51 वोट उसको मिल गए, 49 वोट मिले उसके प्रतिद्वंदी को, निकटतम प्रतिद्वंदी को, और उसके बाद वो चुन गया। यही तो भारत का चुनावी सिस्टम है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है। और उसके बाद फिर वो कोई वायदा नहीं पूरा कर रहा है। कुछ लोग तो कॉन्स्टिट्यूंसी में आते ही नहीं है,
गायब ही हो जाते हैं बिल्कुल, उनके लिए पर्चे छपवाने पड़ते हैं कि भाई इसको ढूंढो कहाँ है, हैं? ये तक पुलिस में लोग थाने पहुंच जाते हैं कि भाई इनकी खोया पाया की रिपोर्ट लिखो इनकी, ये सब होता है। तो कुछ लोग बहुत भ्रष्टाचार करते हुए पकड़े जाते हैं, कुछ लोग पार्टियां बदलते हैं, कुछ लोग राज्यसभा में और दूसरी जगहों पे पाला बदल के वोटिंग करते हैं, पाला बदल के वोटिंग में वो बहुत माल काटते हैं। ये सब बातें जो हैं वो रेखांकित करके प्रतिनिधि वापसी का अधिकार दिया जाना चाहिए। अगर प्रतिनिधि वापसी का अधिकार दिया जाएगा तो बहुत सारी गड़बड़ियां जो हैं वो अपने आप दुरुस्त हो जाएंगी। बिल्कुल सहमत हूँ, और मैं कामना करता हूँ कि शायद जल्दी भारत में वो दिन आए जब ये कानून बन पाए। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने बातचीत की, थैंक यू। ये थे अभय देवे जी, पूरी बातचीत आपने सुनी। बताइए क्या लोकतंत्र ऐसे जिंदा रहता है? सरकार के संग गोदी मीडिया भी 4PM के पीछे निशाने में पड़ा है। 4PM से इतनी नफरत क्यों? क्योंकि हम कहते हैं हिंदू मुसलमान के फसाद करने वाले लोग इस देश को तोड़ना चाहते हैं। पाकिस्तान की ISI भी यही चाहती है कि देश में हिंदू मुसलमान का फसाद हो, और यही काम कुछ भारत के लोग कर रहे हैं, कुछ संगठन कर रहे हैं। लेकिन क्या मैं डर जाऊंगा? अगर मैं डरता होता तो मुझे आप सबका प्यार नहीं मिलता। 3 सालों तक देश में लगातार पॉलिटिकल कमेंटेटर में 4PM ना रहता। 17 चैनल खड़े हो गए हैं आज। ये बराबर में चार्ट देख रहे हैं आप, 17 चैनल कम नहीं होते। बॉलीवुड की दुनिया के लोग भी बहुत प्यार कर रहे हैं। कल मैंने 4PM पॉडकास्ट पे मनोज वाजपेयी जी का इंटरव्यू किया, लाखों लाख व्यू 24 घंटे में आ गए। आपने अभी तक नहीं देखा हो तो ये 4PM पॉडकास्ट का लोगो है, यूट्यूब पे जाइए, 4PM पॉडकास्ट सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए, और फिर देखिए मनोज वाजपेयी जी का शानदार इंटरव्यू। आम आदमी हो, पॉलिटिकल सिस्टम हो, अभिनेता हो, सबको पसंद आता है 4PM। आपका अपना चैनल है, इसको प्यार करते रहिए, अपनी राय देते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।